स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज की जो अपनी क्लास है ना बायोलॉजी के क्वेश्चंस, ठीक है, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन है। वैसे 105 क्वेश्चंस की क्लास है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऑल ओवर बायोलॉजी के है, जिसको अपन कह सकते हैं कि पूरी बायोलॉजी का सारांश। आपने इतने दिन तक बायो पढ़ी, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, XYZ किसी भी, प्रॉपर्ली किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है ये क्वेश्चन, पूरी बायो का सारांश है, उसका पूरा निचोड़ है पूरे बायोलॉजी का। तो आप पूरे क्वेश्चन देखोगे और ईमानदारी से मेरे को बताओगे आपके कितने क्वेश्चंस राइट है, ठीक है। वैसे 105 क्वेश्चन, ठीक है, 105 क्वेश्चन अपन सोल्व आउट करने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि किसी को डाउट हो, कुछ भी हो तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। बाकी 100 क्वेश्चन में अगर किसी के 85%, मतलब 85 अबव क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हैं ना आपके, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, XYZ किसी की भी, तो एक बार मेरे को आप कमेंट्स करके बताओगे आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनवाए हुए हैं और बहुत पूरी बायोलॉजी का निचोड़ है, ऐसे समझ लो। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो पूरे 105 क्वेश्चन सोल्व आउट करके मेरे को कमेंट्स में बताएं आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और कितने क्वेश्चंस आपके राइट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने 100 क्वेश्चंस। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया को किण्वन या फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। दोबारा से देखोगे क्वेश्चन को कि किसी जैव यौगिक है उसके किस प्रयोग के द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन देखेंगे आप, चारों ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक कैटेलिस्ट, सेकंड जो ऑप्शन है बी प्रकीर्णन एंजाइम, थर्ड जो ऑप्शन है अपना कार्बनियन, फोर्थ जो ऑप्शन है मुक्त मूलक। तो आपने आपका जो राइट आंसर है वो क्लिक आउट कर लिया होगा शायद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, जो प्रकीर्णन जो है एंजाइम, क्योंकि एंजाइम के जैविक योग के कारण ही अपघटन या फॉर्मेशन जो किण्वन होता है उसमें एंजाइम की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। जो ह्यूमन जो बॉडी है, मानव जो शरीर है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो जो इसका राइट आंसर भी आपने क्लिक कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन, ठीक है। मानव शरीर में जो मानव ह्यूमन जो बॉडी है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियां तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण है। जो अधिक हार्ड वर्क करते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनकी आपने देखा होगा हथेलियां तथा तलवों की जो त्वचा है, जो स्किन है, वो थोड़ी क्या हार्ड हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो उसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका कारण क्या है, ठीक है। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का क्या कारण है। तो ऑप्शन देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन है मोटी त्वचा, मोटी बहाव त्वचा, मोटा चर्म, मोटा अवतक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोटा अवतक, ठीक है, मोटा अवतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास या वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ है, कौन सा वो है जो 14 वर्ष तक के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, आयु तक के बच्चों के विकास या वर्धन के लिए, ग्रोथ के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसमें है प्रोटीन, ठीक है। जो राइट आंसर है ए प्रोटीन है, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के विकास के लिए, प्रवर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो प्रोटीन है। बाकी जो आवश्यक तो विटामिन भी होते हैं, दूध भी होता है, वसा भी होती है, बट सबसे जो ज़्यादा आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है वो प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां कि ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम बदलता है। जो ग्लूकोज है अपना C6H12O6 को इथाइल एल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम बदलता है, ठीक है। तो इन्वर्टेज, माल्टेज, डायस्टेज और जाइमेज। तो आपने आपका आंसर क्लिक आउट कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी जाइमेज एंजाइम। जो जाइमेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में प्रकीर्णन के द्वारा बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वयस्क मानव है उसमें सामान्यतः होते हैं, जो दांतों के बारे में पूछ रहा है कि 6 चर्वणक, 8 चर्वणक, 10 चर्वणक और 12 चर्वणक, ठीक है। तो राइट जो आंसर है इसका कि एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम है वो क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक और फफूंदी। तो आपने आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन लैंग्वेज कि एंजाइम एक प्रकार का है। तो सूक्ष्मजीव, ऑप्शन ए अपना है सूक्ष्मजीव, बी है प्रोटीन, सी है कार्बनिक यौगिक और डी है फफूंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीनों का ही संगठन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 कि विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है, विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है, पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन
ऑप्शन ए है रिकेट्स, बी है स्कर्वी, सी है बेरीबेरी और डी है एरेक्टा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एरेक्टा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है जो रिकेट्स है वो किसकी कमी से, और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से हो रहा है। ये पूछ रहा है B6 की कमी से एरेक्टा रोग हो जाता है, इसमें डी जो है वो राइट आंसर है। 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में वसा जमा होती है, जो मानव बॉडी है, ह्यूमन जो बॉडी है उसके अंदर जो फैट है उसका एब्जॉर्वेशन कहाँ पे होता है, जो वसा होती है वो कहाँ पे जमा होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऑप्शन ए बाह्य त्वचा या अधिचर्म में, बी है वसा उत्तक में, ठीक है, और ऑप्शन सी जो इसका है यकृत में, और ऑप्शन डी है एपिथीलियम में, ठीक है, एपिथीलियम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड जो इसका ऑप्शन है वसा उत्तक। 90 क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो बी है वसा उत्तक। जो फैट टिश्यूज होते हैं उनके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फैट है वो जाके ऑब्जर्वेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का अपना, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टेन में बदलता है। कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टेन में बदलता है, जो प्रोटीन है उसको पेप्टेन में चेंज करता है, ठीक है। ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और एरिटोकाइनेज, ठीक है। 10वें क्वेश्चन का दोबारा से देखोगे कि कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है या चेंज करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना पेप्सिन, ऑप्शन ए। जो पेप्सिन है ना, वो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंजेस कर देता है। 11th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य विटामिन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य विटामिन है। ऑप्शन ए कैरोटीन, राइबोफ्लोविन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, ठीक है। तो आपने आपका राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य विटामिन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन है उसको मध्य विटामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां कि पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। जो पीलिया रोग होता है वो किसके संक्रमण से होता है, मस्तिष्क के, यकृत से, गुदा से, प्लीहा से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यकृत। जब यकृत के अंदर, लिवर के अंदर संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो पीलिया रोग उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो 12वां जो अपना क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है, यकृत या लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां कि पित्त में जमा होता है, जो पित्त है वो जमा होता है, पित्त जमा होता है पित्राशय में, ग्रहणी में, यकृत में और प्लीहा में। तो इसका 4 ऑप्शन देख लिए होंगे कि पित्त कहाँ पे जाके एब्जॉर्वेशन होता है, पित्राशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो है ए पित्राशय के अंदर। जो पित्त जमा होता है वो पित्राशय में जाके जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो वो कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको क्लिक आउट करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन। 14वां जो क्वेश्चन अपना कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है अपना वो है विटामिन डी, ठीक है, जो अपने को धूप से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। जो पीनियल ग्रंथि है वो कहाँ पे पाई जाती है, यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में और गर्भाशय में। जो पीनियल ग्रंथि है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है, कहाँ पे पाई जाती है। तो ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं, यकृत, मस्तिष्क, गुद्दा और गर्भाशय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मस्तिष्क में। जो पीनियल ग्रंथि है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 16वां, हिप्पोटाइटिस है। हिप्पोटाइटिस क्या है, एक हृदय रोग है या फिर फेफड़े का रोग है या जिगर का रोग है या वक्र का रोग है। जो हिप्पोटाइटिस है, 4 ऑप्शन देख लो आप एक बार। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिप्पोटाइटिस क्या है, कौन सा रोग है, किस अंग का रोग है, जिगर का है, हृदय का है, फेफड़े का है या वक्र का है। तो जो हिप्पोटाइटिस है वो जिगर का रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। जो एंजाइम्स है, इतना तो देख लिया हमने कि पहले जो क्वेश्चन आ गया था ये, फिर भी एक बार दोबारा रिवीजन देखते हैं कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन और एमिनो अम्ल। तो बहुत ही अच्छा और पुटअप होने वाला क्वेश्चन है, आपको भी आपके एग्जाम्स में मिल सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। तो 4 ऑप्शन एक बार आप देख लें कि एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि प्रोटीन के संगठन को ही एंजाइम बोलते हैं। अगर अपन मोटी भाषा में बात करें तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है।
वसा, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है इन चारों ऑप्शंस में, फैट, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स, जो अपने को शरीर को एनर्जी प्रदान नहीं करती है? ठीक है, क्वेश्चन को देखोगे नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से आप क्या करते हो, एग्जाम में जल्दीबाजी करके गलत कर देते हो, पूरा नहीं पढ़ते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है पूछा है। ठीक है, तो नहीं को अंडरलाइन करेंगे, पहले नहीं करता है। ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन। विटामिन क्या अपने शरीर को, मतलब जो लाइफ साइकिल है या बॉडी जो सुचारू रूप से चल रही है उसके लिए आवश्यक होता है, ना कि एनर्जी देते हैं बॉडी को। जो वर्क के लिए जो बॉडी वर्क कर रही है, कुछ भी सामान उठाना, ले जाना, लाना, बोलना, देखना, उसके लिए एनर्जी है ना, विटामिन कभी नहीं देते। विटामिन क्या करते हैं, एक सूक्ष्म मात्रा में, ठीक है, कुछ परसेंट में, बिल्कुल अल्प मात्रा में अपनी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां, कि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। क्या होती है? सब्जियां अधिक जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनकी अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, देखेंगे आगे, शर्कराओं की मात्रा अधिक पाई जाती है इसलिए, या जल की, या विटामिनों की, या एंजाइमों की। ठीक है, तो आप बताओगे कि इसमें राइट आंसर क्या है, तो इसमें आया बी, कि सब्जियों में क्या है ना, वाटर, जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। और आपको भी पता है लगभग सब्जियों में, वाटरमेलन में, इनमें सभी में, प्लांट्स में और इनके जो फ्रूट्स हैं उनमें भी वाटर की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जो हो गया अपना खीरा, तरबूज वगैरह सभी में। तो उनमें क्या, जल की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण वो जल्दी खराब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अभी मैंने पहले बताया, थोड़ा सा बेक अगर याद हो आपको, कि स्कर्वी जो रोग था वो किसके कारण फैल रहा था, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B12। ठीक है, तो सबको पता होगा, ये तो बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसका नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल विटामिन सी का नाम है। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कि आहार नाल में स्टार्च का पाचन के अंतिम उत्पादन क्या है? जो आहार नाल है अपनी, उसमें जो स्टार्च है, मंड या स्टार्च, उसका जो पाचन होता है, उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, गैलेक्टोज बनता है, माल्टोज बनता है, या आइसोमाल्टोज बनता है? तो इसका राइट आंसर भी आई होप आपने क्लिक आउट कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। ठीक है, जब स्टार्च का पाचन होता है, उसका जो लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है, अंतिम जो उत्पाद बनता है, वो ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, कि ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? जो ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? जो ग्लाइकोजन है अपना, वो जाके कहाँ पे जमा होता है? ठीक है, तो प्लीहा में, अग्नाशय में, आमाशय में और यकृत में। 4 ऑप्शन देख रहे हैं कि ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जाके जमा होता है, या जो ग्लाइकोजन है वो लास्ट में जाके कहाँ पे एब्जॉर्वेशन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, यकृत, जो लीवर है वहाँ पे जाके ग्लाइकोजन का एब्जॉर्वेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? नींबू में जो खटास पाई जाती है, खट्टापन जो पाया जाता है, वो किस कारण पाया जाता है नींबू में खट्टापन? ठीक है, तो ऑप्शंस देखोगे आप कि एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं कि नींबू में खटास किस चीज़ की होती है, नींबू में जो खटास पाई जाती है वो किस चीज़ की होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल के कारण ही नींबू में खटास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, कि निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगेगा इजी है, बट ऑप्शंस को देख के आपको सोल्व आउट करना है। अंडे की जर्दी, मछली का यकृत का तेल, कोड मछली का यकृत तेल और सिट्रस फल। निम्न में से जो विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, उसके लिए सर्वोत्तम जो उसका जो स्रोत है वो कौन सा है? सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? ठीक है, 24 नंबर का अपना ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आई होप आपने क्लिक कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है डी, जो सिट्रस फल है, जो नींबू वर्गीय फल है, जितने भी खट्टे फल हैं वो विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। बारबेंडस चेरी, आंवला, ये सब चीज़ें, ठीक है, जो सिट्रस फलों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, कि शहद मुख्यतः होते हैं, जो शहद अपना है, जो मधुमक्खी से निकाला जाता है, ठीक है, वो मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या वसा होता है, या विटामिन होता है? शहद मुख्यतः क्या होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप कि शहद होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर है अपना 25 का वो है बी। शहद क्या है? कार्बोहाइड्रेट से जो मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में वो शहद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, जो दूध को दही के अंदर
बहुत ही अच्छा, और लग रहा है मेरे को आप 8th क्लास से पढ़ रहे होंगे इस चीज़ को कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। रेनिन, पेप्सिन, रेजिन और सेट्रेट। तो आई होप आपने इसका सभी ने राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा 26 नंबर के अपने क्वेश्चन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेनिन, ठीक है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन। और वो बैक्टीरिया तो आपने पढ़ ही रखा होगा जो यूज करते हैं इसमें। 27 नंबर का क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी हृदय। तो ऐसा चीज सोचा करो कि आरबीसी का कब्रिस्तान, इसमें मस्तिष्क तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे आप अगर एग्जाम्स में हो ना तो उन क्वेश्चंस को जो ऑप्शंस मिल रहे हैं ना उनको काटना सीखो आप कि ये तो हो नहीं सकता। फिर बाद में जो बचता है जिसमें ज़्यादा आपको प्रायोरिटी लग रही है, संभावना लग रही है, उन्हीं क्वेश्चंस में आप रिस्क लोगे, माइनस मार्किंग नहीं करोगे, नेगेटिव मार्किंग कहीं पे भी नहीं करोगे आप, ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन दोबारा देखते हैं 27 नंबर का कि निम्नलिखित में से आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चारों ऑप्शन आप देख लो। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, जो प्लीहा है ना उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसका कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि ये लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में जाके नष्ट हो जाती है, इसीलिए आरबीसी को कब्रिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है वो कौन सी है। थाइमस, यकृत, अग्नाशय और प्लीहा। चारों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है आपको कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो आई होप आपने राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा। इसमें राइट आंसर है सी, अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 29 क्वेश्चन कि 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, सबको याद होना ही चाहिए ये, ठीक है, कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको सबको पता है इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए जो राइट है प्रोटीन, ठीक है। पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में बात हो चुकी है अपनी। 29 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ए ऑप्शन राइट है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। जो विटामिन B12 है वो प्रचुर मात्रा में किसके अंदर पाया जाता है। ऑप्शन देखोगे काजू में, दूध में, सेम में और तरबूज में। तो जो विटामिन B12 है वो सर्वाधिक पाया जाता है दूध में, ठीक है। विटामिन B12 दूध में पाया जाता है। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है। पहले हमने एक चीज देखा था, निम्न में से कौन ऊर्जा नहीं दे रहा है, तो उसमें जो अपना राइट आंसर था वो था विटामिन्स। और मैंने विटामिन्स बता भी दिए थे कि ये ऊर्जा नहीं देते हैं, ये अल्प मात्रा में बॉडी को कंटिन्यूस करने के लिए, चालू रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए अपने को आवश्यक होते हैं, ना कि अपने को ये एनर्जी देते हैं। और अब अपना क्वेश्चन आया वो क्या आया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है, कि अपने को एनर्जी दे रहा है। तो ऑप्शन देखोगे कार्बोहाइड्रेट, तो विटामिन तो वैसे ही कट गया। अब आपको देखना है इन 3 में से, ठीक है, कि इन 3 में से कौन सा है। जो चौथा नंबर ये विटामिन है इसको तो काट ही दो आप, ठीक है। अब सोल्व आउट करो, आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और खनिज लवण। तो आपने आपका राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वही उसी का टूट के वो अपने को एनर्जी देता है, या जो ग्लूकोज से बनते हैं वो ही अपने को एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन ए राइट रहेगा। 32 देखते हैं कि मुख से निकली लार पाचन करती है। जो मुख से निकली हुई लार है, अपना जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, वो किसका पाचन करता है। प्रोटीन का, मंड या स्टार्च का, वसा का और विटामिन का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 32 नंबर का, कि मुख से निकली हुई लार पाचन करती है प्रोटीन का, मंड या स्टार्च का, वसा का और विटामिन का। तो इसका जो राइट आंसर है 32 का वो है मंड या स्टार्च, बी, ठीक है। मंड या स्टार्च जो होती है उसका पाचन करती है, अपनी लार जो होती है वो। 33 देखते हैं कि मानव में गुर्दे का रोग किससे प्रदूषण से होता है। मानव में जो गुर्दे का रोग हो जाता है, जिसको पथरी का जो भी आप बोलते हो नॉर्मली, जो गुर्दे का रोग हो जाता है वो किस किडनी वाला, वो किसके कारण होता है गुर्दे का रोग। केडियम, ठीक है, केडियम में लोहा, कोबाल्ट या कार्बन। दोबारा से देखोगे क्वेश्चन को, 33 क्वेश्चन की मानव में गुर्दे का रोग, मानव में गुर्दा रोग किसके प्रदूषण से होता है। ऑप्शन ए कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट, कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर है 33 अपना जो क्वेश्चन है वो है ए, कैडमियम जो है उसके कारण ही गुर्दे का रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। जो स्तनपाई हैं उनमें जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो किससे संबंधित है मुख्यतः।
ठीक है। 34 नंबर का अतिरिक्त लवणों को निकालने के लिए, नाइट्रोजन अपशिष्ट को उत्सर्जन से, ताप नियमन में, यौन आकर्षण के लिए। तो आपने राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा 34 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसके लिए। तो इसमें आएगा ताप नियमन के लिए, जो सी ऑप्शन है वो राइट है। कि जो स्तनतापी है, स्तनतापियों के अंदर, ठीक है, उसमें जो श्वेत ग्रंथियां है वो मुख्यतः ताप के नियमन, उनके जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए आवश्यक होती है। मूत्र बनाता है, संग्राहक वाहिनियों में मूत्र बनता है, मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में, कैल्सीज में, मूत्र वाहिनियों में, मूत्राशय में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मूत्र का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, यूरिन जो बनता है, यूरिन का निर्माण कहाँ पे होता है, ठीक है, संग्राहक वाहिनियों में, कैल्सीज में, मूत्र वाहिनियों में या मूत्राशय में। तो 35 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आई होप आपने कर लिया होगा, ए है, संग्राहक वाहिनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 की निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर किस पदार्थ की हानि होती है। क्या है कि निर्जलीकरण के दौरान जो जल की हानि होती है, निर्जलीकरण, उसके दौरान आमतौर पर किसकी हानि होती है, ठीक है, शुगर की, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। जो राइट आंसर आपने क्लिक आउट कर लिया होगा 36 का, हमने 36 का जो है उसमें आता है सोडियम, बी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। बी जो है सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर है कि निम्नलिखित के निर्जमीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है, तो सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां है, ठीक है, 206, 260, 306 और 360। तो मानव शरीर के अंदर जो टोटल हड्डियां हैं वो है 206। वो एक एड भी आता है, आपको पता होगा कि कोका कोला का हर घूंट में स्वैग है, तो वो बोलता है 206 हड्डी गिनवाऊं क्या, तो वहाँ से याद कर लिया होगा आपने कि मानव शरीर में कुल हड्डियाँ 206 पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 38। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। जो औसत मानव जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है आपका, उसका औसत वजन कितना है, लगभग एवरेज जो वेट होता है वो कितना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे 1.64 kg, 1.36 kg, 1.46 kg और 1.63 kg, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख लो क्योंकि ये सेम दिखाई देंगे आपको, जल्दीबाजी में देखोगे। क्वेश्चन क्या है अपना कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग, तो जो 38 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है अपना 38 का वो रहेगा बी ऑप्शन, 1.36 kg, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है। जो मानव ह्यूमन जो बॉडी है उसमें से किस ऑर्गन में कौन सा अंग ऐसा है जिसके अंदर उपास्थि होती है, उपास्थि होती है, नहीं होती है पूछता है तो जीवा इसका आंसर रहेगा लगभग, पर ये पूछ क्या रहा है कि होती है, ठीक है। मानव जो ह्यूमन बॉडी है उनमें से कौन सा अंग है उसमें पाई जाती है, जीवा, नाक, चुंबक, नख, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन का सही से सोच लो कौन सा आंसर राइट रहेगा। तो जो 39 है अपना, इसमें बी जो ऑप्शन है वो सही है, नाक। तो ह्यूमन बॉडी का नाक एक ऐसा अंग है जिसके अंदर उपास्थि या हड्डी जो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर का कि कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कान के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है, 2, 4, 6, 8। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 2, 4, 6, 8। तो कान में 6 हड्डी पाई जाती है, सी ऑप्शन है इसका, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कहीं दिक्कत नहीं है, 6 हड्डी है आपके कान में भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 41, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर में जो ह्यूमन बॉडी है उनमें सबसे मतलब कौन सा ऐसा अंग है जिसकी हड्डी है जो सबसे बड़ी होती है, मेरुदंड, उरु, जांग, रिबकेज, बाहु या भुजा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि पूरी बॉडी के अंदर सबसे लंबी हड्डी किस अंग की है अपने, ठीक है। 41 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है 41, उसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ, आपने तो क्लिक आउट कर लिया होगा। जो राइट आंसर है वो बी है, जो उरु जिसको बोले जांग हिंदी में, उसकी इस अंग की जो हड्डी है ना वो सबसे लंबी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, रक्त स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में विटामिन कौन सा यूज होता है, ठीक है। थक्का बनने के लिए, स्कंदन होने के लिए, कहीं पे आपके चोट लगे, रक्त बह रहा है तो ब्लड कोलेटेड जो बनता है, जो ब्लड को रोकने के लिए जो बनता है थक्का, उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ऑप्शन देखोगे ए, डी, बी और के। जो विटामिन के है जिसका नाम है फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, वो किसके लिए उपयोगी है, रक्त का थक्का बनाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो 43 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता। बहुत ही शानदार और मतलब अच्छा क्वेश्चन है,
किसी को बायो के अलावा भी आप पूछ सकते हो कि इस बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है या ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऐसा कौन सा अंग है जो कभी रेस्ट ही नहीं करता, कभी रेस्ट ही नहीं करता 24/7 नहीं 24/35/6, ठीक है, साल के 356 दिन वो भी 24 घंटे हमेशा कंटिन्यूस वर्क करता रहता है। ऐसा कौन सा बॉडी का ऐसा कौन सा अंग है? तो ऑप्शंस देखो आप, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, जीभ और हृदय। तो अपना जो 43 है उसका जो राइट आंसर है, आई होप आपको आता होगा ये तो सबका, तो वो है हृदय, ठीक है, जो जिसको आप बोलते हो हृदय, ठीक है। वो क्या है, हमेशा काम करता है, कभी रुकता नहीं है, तो अपने को भी उसकी तरह ही बनना होता है, ठीक है, तभी सक्सेस हो। 44 क्वेश्चन देखते हैं कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है। फेफड़े से हृदय के लिए, ये फेफड़ा है, यहाँ से हृदय के लिए जो रक्त को ले जा रही है, जो ये वाहिनियाँ है, वाहिका है, उसको क्या कहते हैं? यकृत धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, वक्र धमनी, ठीक है। 44 नंबर का अपना क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है 44 का अपना वो है सी, फुफ्फुस सिरा, इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। रक्त के थक्के जमने का कारण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रक्त का जो थक्का जमता है, पहले तो हमने देख लिया कि विटामिन के इसके लिए उत्तरदायी है। अब देखते हैं कि इसका थक्का जमने के पीछे रीजन क्या है। थ्रोम्बिन, पैक्टिन, हीमोग्लोबिन और उपरोक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन के कारण ही ब्लड का क्लोरेट होता है, मतलब थक्का जमता है या ये रुक जाता है। हीमोफीलिया होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीमोफीलिया क्या होता है? कार्बनिक जैव विकार, उपापचय विकार, आनुवंशिक विकार और हार्मोन वाला विकार, जो हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, इसमें क्या इसके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, किस वजह से हो रहा है, कौन से क्या इसके उपाय, सारी चीज़ आपने पढ़ी होगी जब रोग बायोलॉजी पढ़ी होगी। मैं बोल रहा था ना कि बायो की ये निचोड़ वाली क्लास है, तो अभी पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी है, कितना पढ़ ही रहे हो या रट ही रहे हो, कुछ समझ भी रहे हो, ठीक है। 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 का जो अपना राइट आंसर है वो है सी, आनुवांशिक विकार। जो हीमोफीलिया है वो एक आनुवांशिक विकार है, जेनेटिकल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर क्या है? हृदय का एक रोग है। ट्यूब और टायर की सफाई, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। 47 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है उसमें डी ऑप्शन देखने से क्या मतलब है? उत्तर जो है, आंसर जो है इन तीन ऑप्शंस में ही है कि एक्यूपंक्चर है, हृदय का रोग है, ट्यूब और टायर की सफाई है, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। तो इसमें जो राइट आंसर है, ये भी पता है आपको कि बी तो होगा नहीं, ए या बी में से, दोनों में से, ए या सी, सॉरी, ए या सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ठीक है। सुइयों के माध्यम से उपचार की एक विधि है, सुइयों के माध्यम से उपचार की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का। औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक वयस्क जो अडल्ट होता है, एक अडल्ट बॉडी होती है, उसमें जो ब्लड होता है ना, उसका वेट कितना होता है, कितना भार होता है? एक औसत जो वयस्क आदमी है या जो भी है, उसके शरीर में जो रक्त होता है, खून होता है, वो कितना होता है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 लीटर। तो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है सी, ठीक है, 5 से 6 लीटर। किसी के ज़्यादा हो तो डोनेट कर देना यार, किसी को ज़रूरत हो तो, ठीक है। वैसे होता है कितना है? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं 49 कि हृदय का काम क्या है। जो अपना हृदय है उसका क्या काम है? उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, उत्तकों को CO2 ले जाना, उत्तकों से CO2 ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों को उत्सर्जन, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, रुधिर को शरीर के अंगों में पंप करना। जो 49 है उसका जो अपना राइट आंसर है वो है डी, कि रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। जो जितने भी बॉडी के अपने ऑर्गन्स हैं, जो भी अंग हैं, उनके अंदर क्या है, हृदय का मेन काम क्या है? ये इसको क्या करता है, जो ब्लड है उसको पंप करता है, कंटिन्यूस रखता है, जो इसका फ्लो है उसको। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मतलब 50% हो गया अपना, ठीक है। अब इसके आगे अपने पास कितने 50 और 55 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तो पूरी क्लास देखना, एंड में मेरे को कमेंट करके बताओगे कितने राइट हैं, कैसे लगे क्वेश्चंस, और इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं वो या नहीं चाहते हो आप, वो भी बता देना, ठीक है। 50वां, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलोजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोलोजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन। तो जो अपना 50वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है सी, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने O2 के अणुओं को लेके जाता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। कितने एक हीमोग्लोबिन अणु के साथ कितने ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं, ये सारी चीज़, ठीक है। तो अपना इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, वो सब चीज़ें मैं क्लासे ले रहा हूँ, कंटिन्यूस नहीं देखा है तो चैनल का पेज विजिट करके आप देखो, वहाँ पे बहुत अच्छे से बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट पढ़ाई हुई है। 11th 12th की BSc फर्स्ट ईयर और JET ICR BHU वालों को, UGPG वालों को, ठीक है। अभी बात करते हैं, ये कहाँ की बात कहाँ गई, कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, तो राइट आंसर सी, हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट देखते हैं मानव हृदय में कितने वोल्व होते हैं। जो मानव हृदय है उसमें कितने वोल्व हैं?
4 3 2 1। तो जो राइट आंसर है 51, 51 नंबर की क्वेश्चन का, वो आई होप आपने क्लिक आउट कर लिया होगा। 4 होते हैं, ठीक है। मानव हृदय में 4 वॉल्व होते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लड के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, ठीक है, कौन सी ऐसी मेटल है जो पाया जाता है। कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। कैल्शियम, जिंक, सोडियम और लोहा 52। तो इसमें जो राइट आंसर है वो लोहा, Fe, ठीक है। फेरस आपको पता है, जो रक्त का वो पढ़े होंगे कंपाउंड्स में, वहाँ पे देखा होगा कहीं पे भी रक्त में पाई जाने वाली धातु, पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनमें से मेटल कौन कैसा है। तो आप पेपर सोल्व आउट करो ना, तो थोड़ा दिमाग को एक्टिव रखा करो। कुछ ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, जो इसमें मेटल नहीं है वो तो ऐसे कट गए, बच गए, उनमें से सोचना पड़ता है, तो उससे क्या थोड़ा इजीली हो जाता है। राइट आंसर है लोहा। नेक्स्ट 53, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? A या B, A या BO, A या ABO। नेक्स्ट 4 है A या B या ABO। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आई होप आपने देख लिए होंगे चारों। तो इसका जो राइट आंसर है 53 का वो है A, ठीक है, A या B होएगा उनका। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो कहाँ पे किया था, वो भी सक्सेस वाला, ठीक है। ऐसे तो पता नहीं कितने हुए होंगे। पहला जो सफल हृदय प्रत्यारोपण है वो किसके द्वारा किया गया था? DS पेंटर, CN बर्नार्ड, D सेठी और PK सेन। जो 54 नंबर का क्वेश्चन है अपना, उसमें किस वैज्ञानिक ने या किस डॉक्टर ने सबसे पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? तो वो है B, CN बेनार्ड ने, ठीक है। CN बेनार्ड ने सबसे पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर का कि मनुष्य के शरीर में लोहा की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? Fe की अगर कमी हो रही है एक ह्यूमन बॉडी में, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? एरेक्टा, रतौंधी, स्कर्वी और रिकेट्स। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट ऑप्शन आपने क्लिक आउट कर लिया होगा। तो Fe की कमी से एरेक्टा हो जाती है, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के आपको याद हो तो पिछली चीज़ें, बट याद तो रखते नहीं पिछली चीज़ें आप, ठीक है। 56, सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है A, B, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके O और AB। सर्वाधिक जो गाता है वो कौन सा है? A देने वाला A, B, AB, O। तो इसका जो राइट आंसर है 56 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है 56। आई होप आपने क्लिक आउट कर लिया होगा, सबको पता भी होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो O रुधिर वर्ग वाला है ना वो है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 57, मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? जो हार्ट बीट जिसको आप बोलते हो, हार्ट बीट, आजकल के लोग बोलते हैं कि किसी के आने से हार्ट बीट कम ज़्यादा हो जाती है लोगों की, मैंने सुना है। छोड़ो, खैर अभी अपने क्वेश्चन की बात करते हैं कि 57, मानव का 1 मिनट में हृदय कितनी बार स्पंदन होता है? 25 बार, 30 बार, 72 बार और 96 बार। तो 57 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है 72 बार। 1 मिनट में जो अपना हार्ट है, जो हृदय है, वो 72 बार धड़कता है। और ये किसी के आने जाने से कम ज़्यादा नहीं होता, वो एक अलग होता है कि बॉडी में कुछ हो जाता है ना, उसकी वजह से होता है, BP हाई लो वगैरह की वजह से हो जाता है बाकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 कि मानव का सामान्य रक्त दबाव कितना होता है? जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो 4 ऑप्शन आप देख लो, 80/120, ठीक है, 90/140, 120/160, 85/150। तो इसका जो राइट आंसर है 58 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसमें A ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 59, क्लास बहुत बड़ी हो गई है, जल्दी जल्दी सोल्व आउट करते हैं, अभी बहुत सारे रह गए हैं कि मानव कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा कितना प्रतिशत लगभग होता है? मानव का जो कुल रक्त आयतन है, टोटल जो ब्लड है, उसमें प्लाज्मा कितना परसेंट है? 45, 55, 50, 60, ठीक है। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? जो 59 क्वेश्चन है तो 55%। जो अपना ब्लड का पूरा जो अपन वो देखते हैं उसमें अगर प्लाज्मा की बात करें ना तो लगभग 55% प्लाज्मा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? हीमोफीलिया, निकट दृष्टि दोष, एरेक्टा, ल्यूकेमिया। 60 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, अभी पहले भी मैंने बता दिया था हीमोफीलिया इसमें राइट आंसर है। ये बात अपने पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि हीमोफीलिया है, ऐसे आया था, आपको तो पता नहीं याद है नहीं, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन आया था कि हीमोफीलिया है और नीचे ऑप्शंस थे, ठीक है। तो ये क्या है? एक वंशानुगत रोग है, ठीक है, जेनेटिकली रोग है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, गति प्रेरक या पेसमेकर निम्न से किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पेसमेकर पढ़ के जाना, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है, ऐसे समझ लो, जो पेपर सेटर होता है उनका। तो पेसमेकर किससे संबंधित होता है? गुर्दे से, मस्तिष्क से, हृदय से, फेफड़े से। 61 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है राइट आंसर है C,
हृदय से, तो पेसमेकर है हृदय से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 62, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो एक वयस्क अडल्ट पुरुष में कितनी होती है, ठीक है, 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 और 4। तो राइट जो आंसर है 62 का वो है बी, 5 मिलियन, ठीक है, बी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट यूजी पीजी के लिए, कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य 80 120, 120 140, 140 180 mg और 180 से 200 mg परसेंटेज पे दिया गया है ये, ठीक है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है, 63 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, राइट आंसर है इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 64 कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। सबको पता होना चाहिए मानव रुधिर का पीएच, चार ऑप्शन जल्दी से देख लो, 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। जो मानव रुधिर का पीएच है वो होता है अपना 7.4, ठीक है, मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है। 65 कि रक्त AB की वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त वर्ग हो। सपोर्ट दे आपका AB है, आपका जो पर्सन क्या कहना चाह रहा है वो चीज़ समझोगे कि आपका ब्लड ग्रुप AB है, और अभी अपने बात हुई थी कि एक में 5 से 6 लीटर है और आप में कितना है रक्त 7 लीटर है, ठीक है, आपको 1 लीटर डोनेट करना है और आपका AB है, तो आप किसको करोगे, A वाले को करोगे या B वालों को करोगे, O या AB वाले को। तो इसका जो राइट आंसर है आपने सोच लिया होगा आप किसको करोगे, ठीक है, आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो ब्लड ग्रुप के हिसाब से ही होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 65 वो है सी, AB वाले को करोगे आप, ठीक है, जो भी ज़्यादा है आपका। सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन देखते हैं 66, आयरन की कमी से हो जाता है या आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, अरुचि, अरक्ता, बहुलुप्तता, श्वेताणु न्यूनता। श्वेताणु न्यूनता को क्या बोलते हैं, WBC की कमी हो जाना, ठीक है। ये हिंदी के कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने को नहीं आते हैं, ठीक है, या कभी यूज में नहीं लिए होते हैं। 66 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है बी, अरक्ता। आयरन Fe की कमी से अरक्ता हो जाती है, एनीमिया। यार कितनी बार बोला अरक्ता, अरक्ता 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट आउट कर लेना। 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, ठीक है, स्त्रीलिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो आई होप आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। बहुत कंफ्यूजन वाला और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई होप आपने राइट आंसर क्लिक आउट कर लिया होगा 67 नंबर का। तो एस्ट्रोजन है वो एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। बात करते हैं 68, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। शरीर की उत्तेजना से अवटु ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क और पीयूष ग्रंथि। इन चारों ग्रंथियों में से एक ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। 68 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आई होप आपने क्लिक आउट कर लिया होगा। 68 का राइट आंसर है सी, अधिवृक्क। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि या ग्लैंड नहीं है। जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 तो ग्रंथियां हैं और एक ग्रंथि नहीं है, वो छांटनी है आपको कि कौन सी है। क्वेश्चन को दोबारा देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि ग्लैंड नहीं है। ये चीज़ें आप मैं बार बार कर रहा हूँ, ध्यान से करोगे जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी की भी बेस्ट ऑफ लक आपको। थायराइड, जठर, यकृत और अग्नाशय, तो इनमें से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। आपने 69 नंबर का क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिया होगा। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, जो आमाशय है ना वो एक प्रकार की जठर वो ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि गेंगा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। जो गेंगा हो जाता है वो किसकी, लोह की, सोडियम से, पोटेशियम से, आयोडीन से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ना, सबको आता होगा आयोडीन, ठीक है, टाटा नमक खाया करो, आयोडीन की कमी से गेंगा रोग नहीं होगा आपको, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक खाया करो, सॉरी। 71 नंबर का, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। 71 नंबर का क्वेश्चन देखोगे 71 की, निम्नलिखित में से किस कोशिका से, कौन सी कोशिका जिससे इंसुलिन का सेरेशन होता है, स्रावित होता है। अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका और बीटा कोशिका। अल्फा, बीटा और डेल्टा तंत्रिका, 4 हो गए, ठीक है। चारों में से 71 में जो राइट ऑप्शन है वो डी, बीटा कोशिका जो है उससे क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। 72 क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। जो ब्लड प्रेशर है, बीपी जो अपनी है, किसी की हाई लो हो जाती है, आपकी कुछ सुन के या बिना सुने भी हो जाती है कई लोगों की, ठीक है। तो रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, अधिवृक्क, अवटु, थाइमस, पिंड। 4 ऑप्शन है, चारों में से सोल्व आउट कर लो आप कौन सा है। मैं बता देता हूँ उत्तर आपको। 72 में जो ऑप्शन ए है वो राइट है। कितने लोगों का राइट है कमेंट करके बताओगे। 72 में ए राइट है, ठीक है। बीपी का जो नियंत्रण करता है अधिवृक्क करता है। 73 क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ पे होता है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला
और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर के अंदर जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो रेस्पिरेशन है, श्वसन का जो कार्य है, उसका जो सेंट्रल जो कंट्रोल है वो कहाँ पे होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेंडुला ऑब्लिंगेटा, अधेश मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। 73 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर है सी, मेंडुला ऑब्लिंगेटा। क्या है ये, जो भी नाम सही से नहीं आ रहा। 74 देखते हैं कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद, बहुत ही अच्छा और सोचने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आया, सस्पेंस रह गया आपके लिए। सोचो, बहुत जल्दी जल्दी सोचो क्या हो सकता है कि जन्म के बाद ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा ऊतक है जिसकी कोई कोशिका में विभाजन नहीं होता है। ठीक है, पूरा आपके जन्म होने के बाद आज तक ही आप उसमें कोई वो नहीं हुआ है, कोशिका विभाजन ही नहीं हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं, कंकाल, तंत्रिका, संयोजी और जनन। ठीक है, तो 74 जो अपना है उसका जो राइट आंसर है वो है बी, तंत्रिका। जो न्यूरॉन है उसमें विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन। 75 देखते हैं कि श्वसन है, जो रेस्पिरेशन वो क्या है? ऑक्सीकरण, अपचयन, जलापघटन, एमोनीकरण। क्या है? श्वसन है। श्वसन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? खाली स्थान आके आ गया, रिक्त स्थान वाला। शुरू से पढ़ते आ रहे हो यार, 9th क्लास से, सबका सही होना चाहिए। 75 क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट करके स्पेशली बताओगे 75 वाले क्वेश्चन के लिए कि किन किन का गलत हुआ था। ठीक है, ईमानदारी से बताओगे। 75 राइट आंसर जो है 75 का अपना वो है ए, ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होती है? जो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है वो शरीर में, बॉडी में कौन से स्थान पे पाई जाती है? हृदय के आधार कोशिका में, मस्तिष्क के आधार कोशिका में, गर्दन में, उदर में। तो 76 जो क्वेश्चन है, आई होप सबने राइट किया होगा। ऑप्शन बी सही है, मस्तिष्क के आधार में। पहले भी क्वेश्चन आया कि मस्तिष्क से संबंधित है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? सबसे बड़ा जो बच्चा है, शावक है, वो कौन सा पैदा करता है? हाथी, गेंडा, ऊंट, नील, व्हेल। तो सबसे बड़ा कौन करेगा? ये चीज़ नोट आउट, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के ना देखना इस क्वेश्चन को। पूरा किताबी ज्ञान ही हर जगह सही नहीं होता है। ठीक है, सबसे बड़ा शावक कौन सा होता है? पर्सनली कोई गलत मत लेना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ मजाक, कि सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो 77 का जो राइट आंसर है वो है डी, नीली व्हेल। जो व्हेल मछली होती है वो सब आपको सबको पता है, बहुत बड़ी होती है, तो बच्चा भी बड़ा ही पैदा करेगी। 78 निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी नहीं है, इस नहीं को बहुत ज़्यादा नोट आउट करोगे, बहुत बार ये नहीं ले पड़ता है अपने को। ठीक है, गाय, चमगादड़, शार्क और चूहा। गाय, चमगादड़, शार्क और चूहा। राइट आंसर है शार्क। जो शार्क होती है वो स्तनपायी नहीं होती है। 79 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से निम्न नियंतापी प्राणी है? निम्न में से कौन से नियंतापी प्राणी है? व्हेल, व्हेल शार्क, एलाइटिस और ड्रेको। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आप आए क्लिक कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है 79 में वो ऑप्शन ए, व्हेल मछली जो है वो है, व्हेल मछली इसका राइट आंसर है। ठीक है, नियंतापी प्राणी है उसमें। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 80, खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे का स्तर है उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता, उत्पादक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये इकोलॉजी, इकोसिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं देखा है एक बार चैनल का पेज विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। ठीक है, रिवीजन क्लासेज में पूरी बायो और पूरी एजी कर ली है, केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी पूरी कर ली हमने, एक पूरा रिवीजन कर लिया ऑल ओवर। देखते हैं, उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता, उत्पादक, उपयुक्त में से कोई नहीं। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है, सबसे नीचे का स्तर कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। 80 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है सी, उत्पादक। सबसे नीचे का स्तर कौन सा है? उत्पादक जो। ठीक है, 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी प्राणी प्रणाली क्या होती है? जैव प्रणाली होती है, जैव भू रासायनिक प्रणाली, भौतिक रासायनिक प्रणाली, जीव भू वैज्ञानिक प्रणाली होती है। तो इनमें से चारों में से 81 में जो राइट आंसर है वो है बी, जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। 82 नंबर का देखते हैं, मानव डिम्ड में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव डिम्ड में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24, 46, 48, इनमें से कोई नहीं। तो मानव डिम्ड है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर आपने क्लिक आउट कर लिया होगा। 82 नंबर के क्वेश्चन में अपना जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। क्लोन की कॉलोनी है, कॉलोनी है सॉरी, क्लोन किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो सेम वो पैदा करते हैं उसको क्लोन बोलते हैं। ठीक है, क्लोन की कॉलोनी है, भिन्न भिन्न आकार वाली कोशिकाएं, एक समान आकार वाली कोशिकाएं। अरे यार उत्तर तो मैंने पहले बता दिया। एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं, भिन्न भिन्न आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं। तो जो 83 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 84 होने वाले हैं पूरे। अब 84 आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। जो जेनेटिक्स के जितने भी रूल्स है, थ्योरीज हैं, वो किसने दी थी? मेंडल ने, मेंडेलेव ने, पोवलोव ने, कोच ने। तो सबको पता है आनुवांशिकता का जनक किसको बोलते हैं?
उसी ने दिए होंगे, ठीक है, मेंडल ने दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं 85 डीएनए अंगुली छापन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट है, उसका यूज किस में किया जाता है? माता पिता की पहचान में, बलात्कारी की, चोर की, उपयोग सभी। तो उसका उपयोग किस में किया जाता है? आई होप आपने कर लिया होगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंट है। लालजी सिंह जो अपने इंडिया में जिसके फादर कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के, लालजी सिंह जो थे, डेथ हो गई है उनकी, लालजी सिंह। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? 85 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है 85, तो इसमें जो राइट आंसर है वो डी। कोई चोर है, कहीं से कुछ उठा के ले गया, गेट खोलने आया तो उसका जो थंब, अंगूठा कुछ भी वहाँ पे लग गया है तो उसका फिंगरप्रिंट ले जाते हैं, उससे पता चल जाता है, ठीक है। क्योंकि आजकल मोदी जी ने आधार से अटैच करवा दिया सबका, तो थोड़ा सोच समझ के करना आप, ठीक है। जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द किसने बनाया था या किसने दिया? टी एच मॉर्गन, डब्ल्यू एच जॉनसन, जी मेंडले, डी ब्रीज। तो जीन शब्द किसने दिया था? जेनेटिक्स के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 86 नंबर का कि जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो यह है, इसमें राइट आंसर है बी, जॉनसन, जीन जॉनसन, ऐसे याद रखना, जीन जॉनसन। जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। 87 देखते हैं, वो वाला जॉनसन नहीं है, ये दूसरा है, ये तो गया, ठीक है। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? डीएनए की जो सही संरचना का मॉडल बनाया था, जो किसने दिया था? जेकेब मोनन, वॉटसन क्रिक, एच जी खुराना, बेल्टिमोर और केविन। तो इसमें से आपका सबसे ज़्यादा सुना हुआ नाम कौन सा है? आप दो पे अटके होंगे, आई होप, मेरे को पूरा पूरा विश्वास है इन दो पे अटके होंगे आप, इन दो को तो आप भूल गए होंगे, ठीक है, वॉटसन क्रिक और एच जी खुराना, ठीक है। तो 87 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है 87, उसमें राइट आंसर है बी, वॉटसन और क्रिक। जो आप पढ़ते हो डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल, डबल जो कुंडलन वाला, वो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। 88 क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के खाद्य पूर्ति की जाती है? जब बॉडी के अंदर, जब, ठीक है, जब भ्रूण बन रहा होता है ना, भ्रूण, तो उसमें जो विकास होता है, ग्रोथ होती है, उसके लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? गर्भाशय द्वारा, बीजांडन, अंडाशय और अपराकोशिका। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 88 नंबर का। अपराकोशिका जो है, अपरा का आपने काम सुना होगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करना और जो अपशिष्ट पदार्थ उनको बाहर निकालना, गैसों का नियमन करना, ये सारी चीज़ें हैं वो अपरा करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89, डीएनए की द्विकुंडलन संरचना किसने दी थी? वॉटसन क्रिक ने दी थी, ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने। डीएनए की जो द्विकुंडलन संरचना है वो किसने दी थी? वॉटसन और क्रिक ने। ये ऊपर आ गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने पूरा सोल्व आउट नहीं करा है। क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्य तो होता है एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम। अनिषेचित, ठीक है, अफर्टिलाइजिंग पूछ रहा है। अनिषेचित अंडा मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? एक एक्स, एक वाई, 2 एक्स क्रोमोसोम। क्या होता है? 90 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपने क्लिक आउट कर लिया होगा, इसमें है एक एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अनिषेचित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, क्योंकि एक्स एक्स और एक्स वाई होता है, ठीक है। तो इनमें जो एक्स है ना वो तो कॉमन है दोनों में। ये अपने को ये तो पूछ नहीं रहा है कि नर या मादा, ये पूछ रहा है सिर्फ एक मानव अंडे में, ठीक है। तो एक्स एक्स तो कॉमन है ही ना, तो एक एक्स तो पाया जाएगा ही जाएगा। तो राइट आंसर ए है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अब वैसे बहुत होशियार हुआ। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अंडाणु का निषेचन और विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। अंडाणु टेस्ट ट्यूब सिरों में होता है, मतलब। तो इसका जो राइट आंसर है 91 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है 91, उसका राइट आंसर है बी, अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है, विकास गर्भाशय में होता है। जो अंडाणु का निषेचन है टेस्ट ट्यूबों में होता है, बट जो विकास होता है ना वो गर्भाशय के अंदर होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 92 होने वाला है, ठीक है। परखनली शिशु का संबंध किस तथ्य से है या क्या तथ्य है? ठीक है, परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है, भ्रूण का विकास परखनली में होता है, भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अंडे का निषेचन माँ के शरीर के बाहर किया जाता है। जो परखनली शिशु होता है, जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, ठीक है, उनकी बात है ये। तो उनसे संबंध में क्या तथ्य, कौन सा फैक्ट सही है? 4 फैक्ट है, चारों फैक्ट ध्यान से पढ़ लो एक बार, ठीक है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर जो है वो है डी। निषेचन, जो अंडे का निषेचन होता है, फर्टिलाइजिंग किया जाता है, वो माँ के शरीर के बाहर करवाया जाता है। बाकी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है 91, एक बार रिवाइज करके दोबारा देखना आपको। ये जो चीज़ है 92 वाला, इसका रिलेट है 91 से, सही से समझ में आ जाएगा। बाकी ये परखनली शिशु के, इनमें से जो तथ्य है ना 4, उनमें से सत्य तथ्य यही है कि अंडे का जो निषेचन होता है ना, जो जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हैं यार हिंदी में फर्टिलाइजेशन को, सलियन जो बोलते हैं ना, नर और मादा जो जो शुक्राणु और अंडाणु का जो सलियन होता है ना, वो बाहर करवाया जाता है बॉडी के, ठीक है। 93 देखते हैं कि दूध को दही में जमने का कारण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी को सोच रहा था आया क्यों नहीं अभी तक, कि दूध को दही में जमाने वाला कारण कौन सा है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, 93 राइट आंसर है सी,
लैक्टोबैसिलस। ठीक है, 94 देखते हैं निम्नलिखित में से जोड़ किसका जोड़ मेल सही बैठता है। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं है जोड़ वोड़ बैठाएं, सीधा आंसर बता देता हूँ, आप बैठाते रहना जोड़ इनका। 94 जो है उसमें सी ऑप्शन राइट है, मलेरिया क्लोरोक्वीन। ठीक है, ये क्या है, मलेरिया रोग के लिए क्लोरोक्वीन का टीका लगाया जाता है। समझ में आ गया। इधर तो रोग दे रखे हैं, इधर उनके इलाज के जो टीके हैं, सुई जो आपको लगाते हो डॉक्टर, वो दे रखी है, उनका नाम दे रखा है। ठीक है, या उसका कारण दे रखा है, तो वो चीज़ तो मलेरिया में क्लोरोक्विनिन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 95। चेचक होने का कारण है, चेचक होने का कारण क्या है, रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला मिक्सो वायरस। 95 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसमें कौन सा वायरस है, बी, वेरियोला वायरस। ठीक है, नेक्स्ट 96 गलसुआया मम्प्स जो हो जाते हैं एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा कर देता है कर्णपूर ग्रंथि में, अहोजिंदा ग्रंथि में, अधोजम ग्रंथि में, अवाक्षी ग्रंथि में। इसका 96 का जो राइट आंसर है 96 का वो है ए। ठीक है, कर्णपूर्व ग्रंथि में। 97 अमीबता से क्या रोग होता है, अमीबता से क्या रोग होता है, अमातिसार, ज्वर, सख्त ज्वर, सरोवेदना और सर्दी। तो 97 जो अपना क्वेश्चन है 97 उसमें राइट आंसर है अमातिसार रोग, अमीबा से अमातिसार रोग होता है। 95 जो है टाइफाइड पैदा किया जाता है या टाइफाइड पैदा किया जाता है स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा, स्टेफाइलोकोकस द्वारा, बेसिलस द्वारा, सेल्फोमाइन साल्मोना टाइफी द्वारा। तो जो 98 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है 98 उसमें जो राइट आंसर है वो डी है, साल्मोना जो टाइफी है उसके द्वारा टाइफाइड रोग हो जाता है या पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन अपना बीसीजी प्रतिरक्षक है। बीसीजी किसके लिए है, खसरे के लिए, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग के लिए। तो जो बीसीजी का जो टीका लगता है या जो बीसीजी है 99 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर है बी। ठीक है, 100 क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ तक मेरे को बताओगे कितने राइट हुए हैं। जो आगे के 5 क्वेश्चन है वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था। तो जो 100 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर है अपना 900 में वो है बी, हैंसेन ने। नेक्स्ट देखते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो एड्स, मलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है। जो एड्स, मलसुआ रोग है और पोलियो में समान क्या है, छोटे बच्चे तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, इनके लिए अभी कोई तक प्रभावशाली टीका दर विकसित नहीं हो पाया, ये सब विषाणु द्वारा फैलते हैं, इनके रोगाणु का रक्तदान द्वारा संचारित किया जा सकता है। तो 101, ठीक है, 101 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो सी, ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। कौन सा, एड्स, मलसुआ और पोलियो दोनों ही विषाणु जनित रोग हैं, ये इनमें सेम चीज़ है। 102 नंबर का देखते हैं कि मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है, खटमल, मादा एनोफिलीज मच्छर, मक्खी, कॉकरोच। तो ये तो आपको सबको पता है। 102 नंबर का जो क्वेश्चन है कि मलेरिया कैसे होता है। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर काट लेती है तो होता है, नर मच्छर काटता है तो नहीं होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मादा मच्छर काटेगा तो ही होएगा। 103 प्रतिजैविक क्या होते हैं। जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक हो वो क्या होते हैं, प्रतिजैविक, अरे तू कहाँ जा रहा है, प्रतिजैविक क्या होते हैं, किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक जीव जो विकास को निरुद्ध करता है, किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है, या अन्य जीवों के विकास को निरुद्ध करने वाला एक संश्लिष्ट यौगिक, या बैक्टीरिया की वृद्धि को निरुद्ध करने वाला। तो इसमें जो राइट आंसर है 103 के अंदर जो अपना वो है बी। ठीक है, ये प्रतिजैविक की परिभाषा है, डेफिनेशन है, सही से याद कर लेना। 104 ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। 104 नंबर का जो क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है, इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, 105 एड्स है। एड्स क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, कवकी रोग है, शैवाली रोग है। तो अभी ऊपर आ गया था, तो आई होप सबको आता होगा। 105 नंबर का जो क्वेश्चन अपना एड्स क्या है, एक विषाणु रोग है। ठीक है, वायरस जनित रोग है, और कोरोना है वो भी एक वायरस जनित रोग ही है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। तो मेरा यही है कि आप ईमानदारी से मेरे को बताओगे, ठीक है, ऑनेस्टी मेरे को बताओगे कि आपको लॉयल्टी से, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और कितने गलत हुए हैं पूरे सही से। बाकी इस कैसे लगे आपको क्वेश्चंस ये भी बताओगे, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत की है क्वेश्चंस को लाने में, ढूंढने में, बनाने में, जो भी आप समझो। ठीक है, बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बनाया हुआ पड़ा है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट लगता है कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल है, तो मैं सेकंड पार्ट जल्द से जल्द अपलोड करूँ, वो चीज़ भी आप मेरे को बताओगे। बाकी शेयर कर देना वीडियो को, इतनी मेहनत की है, और चैनल को, पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जो भी आपकी इच्छा हो सब कर देना। ठीक है, थैंक यू।